A very good morning to all my dear students. अभी तक हमने राइज ऑफ डिक्टेटरशिप पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में हम लोगों ने नाजिज्म एंड फेसिज्म देखा, जिसमें जर्मनी को जो हिटलर थे वो उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, और जो हमारा इटली था उसको म्यूसोलिनी ने। तो कैसे इन दोनों ने इटली और जर्मनी को कैप्चर किया था, कैसे अपना डिक्टेटरशिप उस एरियाज पे रखा हुआ था, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ द वॉर। क्या थे कॉजेज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ? सबसे पहला जो कॉज है वो था डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, जैसे कि हमको पता है, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस थी जिसने जर्मनी को गिल्टी प्रूव किया था, जिसमें जर्मनी जो थी वो मेन, कहो कि जो मेन कॉज था उस वॉर का, या जो मेन इशू था, उसको जर्मनी को बोला गया था कि यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। तो उस ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के जितने भी एग्रीमेंट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, वो सब अगेंस्ट थे जर्मनी के। सो एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन था बिटवीन एंड अमंग द पीपल ऑफ जर्मनी कि जो भी चीजें हैं वो सब अगेंस्ट हमारे ही हैं, हम ही को ही क्यों गिल्टी प्रूफ किया जा रहा है, वॉर के लिए गिल्टी हम ही लोग क्यों हैं, हम ही लोग क्यों $33 बिलियन पे करें। तो इस केस में क्या हुआ कि एक अग्रेशन डेवलप हो रहा था अमंग्स द पीपल ऑफ जर्मनी, which has led to the second world war। ठीक है, तो ये जो जितनी भी विनिंग कंट्रीज थी उनके अगेंस्ट जो अग्रेशन था वो एक कॉज बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सो ये था डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अभी इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसके पॉइंट्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड जो था वो था राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म। जो नाजिज्म और फेसिज्म जो हम लोगों ने इटली और जर्मनी में पढ़ा था, वो भी एक कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। पॉलिसी ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है, एक पॉलिसी ऑफ अप्रिसिएशन है, ठीक है, इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। उसके बाद में जापानीज इन्वेशन ऑफ चाइना, जापानीज ने चाइना पे इन्वेड किया था, वो भी एक कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। फिर आता है फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन मींस कैसे लीग ऑफ नेशन का फेलियर, क्या क्यों फेल हुई थी लीग ऑफ नेशन, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। लास्ट में आता है हिटलर इन्वेशन ऑफ पोलैंड। ये एक इमीडिएट कॉज था, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज था सराजीवो क्राइसिस। सेम हिटलर ने जब पोलैंड पे इन्वेड किया था, पोलैंड पर अटैक किया था, वो कॉज बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और वहीं से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। अब सबसे पहले जो सबसे पहला कॉज था उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इट इन डीप। First is dissatisfaction of Treaty of Versailles. This treaty was based on spirit of revenge. ठीक है, इस ट्रीटी को ही नेम दे दिया था कि ये एक रिवेंज की थ्योरी थी, एक रिवेंज की ट्रीटी थी, जो कि जर्मनी से रिवेंज लेने के लिए जर्मनी के अगेंस्ट लोगों ने बनाई थी। इसी ट्रीटी में जर्मनी की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको कैप्चर कर लिया गया था, उनसे ले लिया गया था जर्मनी से, और जितने भी जर्मनी ने स्टेट्स क्रिएट किए थे वो भी सब उसे छीन लिए गए थे। दिस ट्रीटी डिमांडेड एनेक्सेशन ऑफ जर्मनी टेरिटरीज एंड क्रिएशन ऑफ मेनी स्टेट्स। थर्ड जो था, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी। ठीक है, ये भी एक डिससैटिस्फैक्शन, एक अग्रेशन लेके आया जर्मनी के पीपल में कि दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज पॉलिसीज, दोज एग्रीमेंट पॉइंट्स, बट दे आर बीन forced to sign that treaty। ठीक है, जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जर्मनी was divided into two parts। Germany has to pay war indemnity of ₹33 billion। ठीक है, $33 बिलियन जर्मनी को पे करना था इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जो कि they were not able to pay and they could not pay। $33 बिलियन is very big amount, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था पे करने के लिए। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो कोल माइंस थी, वो भी सब फ्रांस के पास चली गई थी और दूसरे नेशंस के पास चली गई थी। तो भाई अब जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो पे कैसे करेंगे?
unemployment, hunger, strikes, lockout, all these things situations are going on in the Germany that time, which created dissatisfaction, aggression in the people of Germany. Next is military power was reduced. Okay, that this point has we had already discussed in first world under the Treaty of Versailles in the First World War. Okay, then this humiliation gave the rise of the spirit of revenge. Now all these points which were totally against Germany, इसी सब चीजों ने जर्मनी के अंदर एक रिवेंज की पॉलिसी, एक रिवेंज की स्पिरिट डेवलप की कि अब हमको इन लोगों के आगे झुकना नहीं है, अब हमको इन लोगों को इस चीज की सबक सिखाना है. सेकेंड जो पॉइंट था जो कि कॉज बना वो था राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म. इटली formed alliance with Germany in 1939 for 10 years. ठीक है, इटली ने जर्मनी के साथ में अलायंस बनाया. इटली के कौन थे? इटली के म्यूसेलिनी एंड जर्मनी के हिटलर, इन दोनों ने अलायंस बनाया 10 इयर्स के लिए. कब बनाया? 1939 में. इसको लर्न करिएगा कि कब अलायंस फॉर्म हुआ था. 1939 में ये अलायंस फॉर्म हुआ था बिटवीन इटली एंड जर्मनी. इटली ने अटैक किया एब्सीनिया पे. लीग ऑफ नेशन फेल्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इटली. ठीक है, और इस सिचुएशन में जब इटली ने एब्सीनिया पे अटैक किया, उस केस में लीग ऑफ नेशन को वहां पे एक्शन लेना था, बट लीग ऑफ नेशन ने अपनी कमजोरी का साइन देते हुए उसके अटैक को, इटली के अटैक पे कोई भी एक्शन नहीं लिया. थर्ड, हिटलर वांटेड टू रीस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी. अब हिटलर जो था वो नेशनलिस्ट, एक तरीके से कहें उसको एग्रेसिव नेशनलिज्म था उनके अंदर. वो अपने नेशन को बहुत ज्यादा चाहते थे. उनको पीपल, नेशन में रहने वाले पीपल से कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ जर्मनी चाहिए था, जर्मनी की प्रेस्टीज उनको अच्छी लगती थी. ठीक है, तो वो उन्होंने जब ये जो सिचुएशन ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की वजह से जर्मनी फेस कर रही थी, उसी सिचुएशन का उन्होंने फायदा उठाया और वो पीपल के सामने आए भी यही सब कह के कि हम इस सिचुएशन से लड़ेंगे और हम इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, जर्मनी को फिर से एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे. सो हिटलर वांटेड टू रीस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी. और वो चाहते थे कि जो जर्मनी की प्रेस्टीज खो चुकी है कहीं पे, सबने उसको वीकर कंट्री बना दिया है, उस चीज को वो क्या करें, उससे ओवरकम करें और उसको रीस्टैब्लिश करें. नेक्स्ट, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मिलिट्री कॉज ऑफ द ट्रीटी. जो ये मिलिट्री क्लॉज था ट्रीटी में कि उनकी जो मिलिट्री है वो अप टू आर्मी 1 लाख सोल्जर्स ही होंगे उनकी आर्मी में, शिप्स उनको लिमिटेड दी गई थी. इन सारी चीजों से मिलिट्री क्लॉज को वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने से उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था कि ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिलिट्री कॉज इन द ट्रीटी. ही डिक्लेयर्ड रीआर्मामेंट. उन्होंने कहा कि हम इस क्लॉज को नहीं मानते, हम ये जो मिलिट्री और पावर्स उन्होंने कहा है कि कुछ एक्सटेंट तक रखनी है, रिड्यूस कर दी गई हैं, उसको हम नहीं मानेंगे और हम अपने आर्म्स को मजबूत करेंगे. ठीक है. इन 1938 जर्मनी एनेक्स ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया. और 1938 में ही जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे और चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया और उसको एनेक्स कर लिया. ठीक है, उसको कॉन्कर कर लिया. उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट आता है कॉज, वो है पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट. ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री की रॉन्ग डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेती है. क्यों एक्सेप्ट करती है रॉन्ग डिमांड को? ताकि कंट्री में पीस की सिचुएशन बनी रहे, पीस रहे. ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो, वायलेंस की कंडीशन ना हो, इस वजह से वो उनकी रॉन्ग डिमांड्स होती है उनको भी एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो इट रेफर टू द पॉलिसी when one country accept the wrong demands of other country in order to maintain peace. ठीक है, दुनिया में शांति बनी रहे, इस वजह से कुछ डिमांड्स जो कि गलत हैं उसके बावजूद भी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द वन नेशन. ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ने यही पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अपनाई. किसके अगेंस्ट? जर्मनी और इटली के अगेंस्ट. ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड डिक्टेटोरियल कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इटली. जर्मनी एंड इटली की जो भी कुछ रॉन्ग डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ताकि ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको हम कुछ हद तक की खत्म कर सकें. और हिटलर और जो म्यूसोलिनी थी, वो जो म्यूसोलिनी थे वो जो आर्म्स बना रहे थे, ठीक है, और अटैक कर रहे थे, उस चीज को वो कहीं ना कहीं रोकना चाहते थे, वो वायलेंस नहीं चाहते थे, इस वजह से वो लोग
उनकी पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लेते थे। रीजन फॉर द फॉलोइंग अपीजमेंट, जो ये अपीजमेंट की पॉलिसी थी उसको कुछ एक रीजन थे जिस वजह से ब्रिटेन और फ्रांस ने एक्सेप्ट किया था। सबसे पहला था दे वांटेड टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ वॉर। सबसे पहले वो ये नहीं चाहते थे कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, दोबारा से वो सिचुएशन आए और दोबारा से हम लोग वॉर करने की सिचुएशन में जाएं। इसलिए वो उस वॉर की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अपना रहे थे। दूसरा, ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इंग्लैंड फेल्ट पिटी ऑन मर्सी ऑन जर्मनी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जैसा कि सबको पता है कि वो एक रिवेंज ट्रीटी थी, वो एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को अटैक किया गया था। उस ट्रीटी की वजह से इंग्लैंड को ऐसा कहीं ना कहीं उनको लगता था कि हाँ सही में जर्मनी के साथ में गलत हुआ था, तो इस वजह से भी वो कहीं कहीं थोड़ा सा लीनियंट हो जाते थे कि चलो ठीक है जर्मनी को इतना तो मिलना चाहिए, इतना अगर वो मांग रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता था, उसका फेलियर होने के कारण भी वो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अपना रहे थे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर वॉर होता है तो उस केस में लीग ऑफ नेशन उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो अपना सेफ साइड ढूंढने के लिए उन चीजों को वो एक्सेप्ट करते थे कि उनके ऊपर कोई चीज ना आए। देन फियर ऑफ कम्युनिज्म। एक तरफ रशिया में कम्युनिज्म भी बहुत स्पीड में बढ़ रहा था, वो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने जर्मनी की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया ताकि जर्मनी मतलब जो हिटलर है वो कम्युनिज्म को रोक सके। ठीक है, वो नेशनलिज्म बर्दाश्त कर सकते थे बट वो कम्युनिज्म नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था? ब्रिटेन और फ्रांस। तो कम्युनिज्म को रोकने के लिए भी उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को अपनाया। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉज आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो है जापानीज इन्वेशन ऑफ चाइना। जापान ने चाइना पे इन्वेट किया था। जापान एम्बिशन रोज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। धीरे धीरे जब जापान ने भी देखा कि हाँ कुछ एक कंट्रीज पावरफुल हो जाएंगी अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस सिचुएशन में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जापान को भी लगा कि हाँ वो भी एक स्टैब्लिश एक पावरफुल नेशन बन सकता है। ठीक है, तो उनके भी जो एम्बिशन थे वो राइज हो गए थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जापान इन 1931 इंटरवीन्ड इन मचुराई, जो कि चाइना की एक बहुत ही ग्रोइंग सिटी थी। ठीक है, बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सिटी थी, बहुत अच्छा वहां पे रिसोर्सेज और मार्केटिंग और ट्रेड होता था। ठीक है, तो उन्होंने जापान ने क्या किया, मंचुराई पे अटैक करने का सोचा। मंचुराई वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल जोन ऑफ चाइना। ठीक है, ये बहुत अच्छा जोन का, मोस्ट ऑफ द इनकम जो की है वो चाइना की इसी एरिया से आती थी। उसको उन्होंने इनवाइट अटैक करने का सोचा। किसने सोचा? जापान ने सोचा। चाइना अपील टू द लीग टू डिक्लेयर सैक्शन अगेंस्ट जापान। चाइना को जब ये पता चला कि जापान इंटरवाइन करने वाली है, अटैक करेगी वो हमारी इस सिटी पे, उन्होंने लीग ऑफ नेशन के पास जाके अपील करी कि भाई वो हम पे अटैक करने वाली है, आप कुछ तो कीजिए। लीग ऑफ नेशन, एज वी नो दैट, दे डिड नथिंग। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिड नॉट पे अटेंशन टुवर्ड दिस। इस चीज पे ब्रिटेन और फ्रांस ने भी कोई अटेंशन नहीं पे किया कि चाइना आखिर कहना क्या चाहती है। अमेरिका वार्नड जापान बट जापान इग्नोर्ड अमेरिकन्स वार्निंग। अमेरिका ने बाद में आगे जाके उन्होंने जापान को वार्निंग भी दी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट जापान ने वो उनकी वार्निंग को टोटली इग्नोर कर दी और उन्होंने क्या किया, जापान ज्वाइन हैंड विद जर्मनी लेटर ऑन इटली एंड दिस अलायंस वाज नोन एज बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि कौन सी 3 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने मिलके बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस बनाया। वो थी जापान, जर्मनी, इटली। ठीक है, इन तीनों कंट्री ने मिलके अपना एक एक्सिस बनाया जिसको नाम दिया बर्लिन रोम टोक्यो। ठीक है, तो अमेरिकन ने जापान को क्या किया, उन्होंने वार्न किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट जापान ने उनकी वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उन्होंने मंचुराई को अटैक किया। ठीक है, साथ ही साथ में उन्होंने जर्मनी और इटली से भी हाथ मिलाया और तीनों ने मिलके एक एक्सिस फॉर्म की, एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम उन्होंने बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस दिया।
जापान ने इसके बाद में 1933 में लीग ऑफ नेशन को ही छोड़ दिया। लास्ट में आता है द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। धीरे धीरे जो लीग ऑफ नेशन था उसका फेलियर आना स्टार्ट हो गया था। द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर। क्यों बनाया गया था लीग ऑफ नेशन? ताकि आगे के वॉर को प्रिवेंट किया जा सके, बट जो सिचुएशन उस टाइम बन रही थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही थी। The league suffered an early blow when the USA did not join the league. USA was the one of the member who wanted to start the League of Nations, but when the time came, USA has taken off his hand. So League of Nations जो था उसने पहले ही फेज में बहुत सफर किया जब उन्होंने USA ने उनके लीग को ज्वाइन नहीं किया। उनकी जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री थी उसने ज्वाइन ही नहीं किया लीग ऑफ नेशन को। even those who have joined the league were not interested in principle of collective security। और जिन लोगों ने ज्वाइन भी किया था लीग वो कलेक्टिव सिक्योरिटी में विश्वास ही नहीं रखते थे, वो साथ में मिलके कोई डिसीजन लेते ही नहीं थे। The league did nothing when Poland, with the backing of France, seized the path of Lithuania in 1920। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि कोई भी सिचुएशन होती है उसमें लीग ऑफ नेशन ने कहीं से कुछ इंटरफेयर किया ही नहीं। ठीक है, तो जब पोलैंड ने फ्रांस के साथ में मिलके लुथेनिया पे अटैक किया था 1920 में, उस केस में भी लीग ऑफ नेशन ने कुछ भी नहीं किया। Italy to submit to the league intervention, and the dispute was settled by direct mediation of Great Britain and France। ठीक है, इटली ने सबमिट किया लीग ऑफ नेशन को कि भाई हमारे ऊपर इंटरवाइन हो रहा है, बट जो द डिस्प्यूट was settled by direct, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इनमें इनका इंटरफेयर अपनी कंट्री के किसी भी मैटर में नहीं चाहते हैं। इटली ने साफ बोल दिया कि हमको लीग ऑफ नेशन की कोई मदद नहीं चाहिए। बाद में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने ही मिलके जो भी चीजें हैं एक बीच का रास्ता चुना। ठीक है, तो आपस में कंट्री ही अपने डाउट्स अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। लीग ऑफ नेशन का कहीं से कोई भी हाथ किसी भी चीज में नहीं था। द लीग वॉज फ्लॉन्टेड बाय जापान when it seized मचुराई। ठीक है, जो लीग थी उसने कुछ भी नहीं किया जब जापान ने मंचुराई को सीज कर लिया था, उस केस में भी लीग ने कुछ नहीं किया। द लीग फेल्ड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड द कंट्री ऑफ यूरोप लॉस्ट फेथ इन इट्स यूजफुलनेस देयर आफ्टर। ठीक है, जब धीरे धीरे लोग देख रहे हैं कि इतने सारे अटैक हो रहे हैं, ठीक है, किसी में भी लीग अपना कुछ काम कर ही नहीं रही है, किसी भी तरीके से लीग किसी भी वॉर में, किसी भी जो वॉर चल रहे थे छोटे छोटे उसमें अपना हैंड दे ही नहीं रही थी। इस केस में धीरे धीरे सब लोग भी समझ गए कि इनकी यूजफुलनेस नल है, ये किसी भी काम का लीग है ही नहीं। ठीक है, एंड दे देमसेल्फ एंटर इनटू म्यूचुअल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस। और धीरे धीरे ये जो एक क्लॉज था कि आप किसी भी म्यूचुअल कंसर्न पॉलिसी और पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सकते, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि भाई सब अपना अपना देख लो, सब अपने अपने जिनके पास जाना है वो जाके अपना बना सकते हैं, अपने अलायंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था फेलियर लीग ऑफ नेशन का। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हिटलर्स इन्वेशन ऑफ पोलैंड। ठीक है, ये था इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मींस इसी से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब क्या था ये कॉज? हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1939 फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया? Germany wanted to regain her territories which was given to Poland due to Treaty of Versailles। ठीक है, Treaty of Versailles में जैसा कि पहले भी स्टेटेड था कि जर्मनी के जितने भी रीजन है उनको अलग अलग कंट्रीज को दे दिया जाएगा, जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जर्मनी को वो टेरिटरी सारी वापस चाहिए थी, इसलिए उन्होंने पोलैंड पे अटैक करने का सोचा। ठीक है, तो जर्मनी वांटेड टू रीगेन हिज टेरिटरीज which was given to Poland due to Treaty of Versailles. Germany wanted to occupy Danzig so as to connect with East Prussia। ठीक है,
ईस्ट पर्शिया के साथ में जर्मनी को कनेक्शन चाहिए था ताकि वो अपना और भी चीजों में यूज कर सके अपनी चीजों को, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो पाए और ट्रेड स्टार्ट हो सके। इसलिए उनको डेंजिंग को क्या करना था, ऑक्यूपाई करना था, ताकि वो ईस्ट पर्शिया से अपने आप को दोबारा से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो उस केस में पोलैंड पे उनको अटैक करना था। जर्मनी साइन अ नॉन एग्रेशन पैक्ट विद रशिया इन अगस्त 1939। अब ये नॉन एग्रेशन पैक्ट क्या है? ये नॉन एग्रेशन पैक्ट ये है कि रशिया और जर्मनी के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था कि किसी पे भी दोनों कंट्री किसी भी अदर कंट्री पे अगर अटैक करती हैं तो जो रशिया है वो जर्मनी पे अटैक वापस नहीं करेगी, जर्मनी से दूसरी कंट्री को बचाने के लिए नहीं आएगी। सेम चीज जर्मनी के साथ भी थी कि अगर रशिया किसी पे अटैक करती है तो वो जर्मनी उनको बचाने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था जो कि रशिया ने साइन किया था जर्मनी के साथ में। ये भी एक रीजन था कि जब वो जर्मनी जानती थी कि रशिया हम पे वापस अटैक नहीं करेगी तो यही अच्छा टाइम है पोलैंड पे अटैक करने का, ठीक है। सो उन्होंने अटैक किया ऑन सितंबर 1, 1939 जर्मनी अटैक पोलैंड। अब इस अटैक में ब्रिटेन और फ्रांस ने उनको जर्मनी को अल्टीमेटम दिया कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। बट जर्मनी ने इस चीज को मानने से मना कर दिया और 3 सितंबर ब्रिटेन एंड फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया और यही रीजन था विद द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सो आपके सिलेबस में सिर्फ कॉजेज ही आने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगेन रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, सेकंड राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म, थर्ड पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या थी? जहां पे वन कंट्री एक्सेप्ट द रॉन्ग डिमांड ऑफ अदर कंट्री इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन द नेशंस, ठीक है। फिर फोर्थ आता है जापानीज इन्वेशन ऑफ चाइना। चाइना पे जापान ने अटैक किया था, उनकी जो एक मेन सिटी थी जो कि थी मंचुराई, उस पे उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन वाज अनेबल टू मेंटेन इट्स डिग्निटी and that is why one of the reason it has become one of the reason of second world war. Last and the immediate cause of second world war was Hitler's invasion of Poland. जब हिटलर ने पोलैंड पे इन्वेट किया, अटैक किया, जिसके रिटर्न में जो ब्रिटेन है एंड फ्रांस है उन्होंने वापस से हिटलर पे अटैक किया एंड दिस हैज गिवन द राइज फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Okay, now this much is enough for this session. We will continue our next chapter in the next class. Thank you for watching my video.